अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। सीएम योगी का गोंडा दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम होने की वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना था। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो चुका है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गरीब कल्याण दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होना था गोंडा में। कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो चुका है। और दौरा क्यों रद्द हुआ है वो भी समझ लीजिए। मौसम के जो हालात हैं वो नासाज बने हुए हैं, इसी वजह से ये दौरा रद्द हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत आज पीपीगंज के भरोसा में किसान कल्याण दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तकरीबन 75 लोगों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर देंगे। आपको बता दें कि हर ब्लॉक स्तर पर किसान कल्याण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? आपके पीछे मैं कुछ तस्वीरें भी अहम देख पा रही हूँ। कार्यक्रम का आगाज कब से हो जाएगा? मुख्यमंत्री मेरे ख्याल में शायद अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर। जी बिल्कुल पूजा, अब से थोड़ी देर में ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ मौसम भी खराब है, सुबह से बारिश हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 826 विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें गोरखपुर पीपीगंज के भरोइया ब्लॉक से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करने वाले हैं। अब से ही थोड़ी देर में शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें, इसमें केंद्र और प्रदेश की 15 कल्याणकारी योजनाओं के लगभग 75 लाभार्थियों को मंच से वो प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मेले में दिव्यांगजनों की कृत्रिम भंग, निराश्रित पेंशन व मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय स्वरोजगार योजना व उज्ज्वला योजना के तहत तमाम जो है योजनाओं के तहत जो है लगभग 75 कल्याणकारी योजनाओं 75 लाभार्थियों को मंच से प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर विभागों की जानकारी दी जाएगी, विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और मुख्यमंत्री अब से ही थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसमें 75 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में 3 दिनों तक सत्ता में वापसी की तैयारियों पर मैराथन मंथन चला। केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस मंथन के निष्कर्षों के साथ दिल्ली लौट गए हैं। अब वो मिशन 2022 को लेकर पार्टी नेतृत्व के सामने इस रोड मैप को रखने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने पार्टी के राज्य मुख्यालय में बंद कमरे में घंटों पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ में चर्चा करी है। उन्होंने पार्टी के आगामी अभियानों, बूथ प्रबंधन, सामाजिक समीकरण प्रचार अभियान और प्रधानमंत्री सहित अन्य केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों सहित चुनाव से जुड़े कई जो अन्य विषय थे उन पर विस्तार से बात की है। आपको बता दें कि मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने चुनाव और संगठन प्रभारियों की पूरी टीम उतार रखी है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान सहित 8 वरिष्ठ नेताओं को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। चुनाव प्रबंधन सौंपा गया है, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय टीम संगठन का मोर्चा संभाल रही है। यूपी में बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल्स में भी विदेशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें इजाफा होगा। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसरेड्डी ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों से कहा कि वो अपने जिलों में इच्छुक लोगों से संपर्क करते हुए ज्यादा से ज्यादा माइक्रो वेवरी और प्रीमियर रिटेल वेंड शॉप खोलने जाने के प्रयास करें। माइक्रोवेवरी और प्रीमियम रिटेल वेंड शॉप के संबंध में समीक्षा करते हुए ये भी कहा गया कि कोविड के दौरान रिटेल बॉन्ड शॉप नहीं खुल पाई, प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा खुलवाने की कोशिश हो।
तो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की साल 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। प्रयागराज में राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कंप्यूटर का बटन क्लिक करके परीक्षा परिणाम जारी किया। परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को मंत्री नंदी ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करी है। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने परीक्षा फल घोषित करते हुए कहा, शासन की ओर से कोविड-19 महामारी को देखते हुए अन्य परीक्षा बोर्डों की तर्ज पर परीक्षा साल 2021 उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा को निरस्त करते हुए पंजीकृत परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से अपनाई गई पद्धति के अनुसार कक्षानोति प्रदान की गई है और इसका निर्णय भी लिया गया है, यानी कि उनको प्रमोट किया गया है नेक्स्ट कक्षा। प्रदेश के 45,633 जूनियर हाई स्कूलों की सभी बेटियों को आत्मरक्षा के लिए लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और 2272 सरकारी माध्यमिक स्कूलों की बेटियों को भी ये प्रशिक्षण दिया जाना है। ये प्रशिक्षण 1 महीने का होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5,000 रुपए प्रति स्कूल का बजट मंजूर किया है। समग्र शिक्षा अभियान में इस शैक्षिक सत्र के लिए 7,484 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। इन तीनों ही तरह के स्कूलों के लिए 24 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट मंजूर हुआ है। इसमें बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करने के साथ ही उन्हें बेल्ट, स्टोल, जूते, की चेन, बैग, पेन, पेंसिल आदि को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आगरा की बहू अंकिता जैन ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए परचम लहराया। अंकिता डिफेंस एस्टेट निवासी डॉक्टर राकेश त्यागी और डॉक्टर सविता त्यागी की पुत्रवधू हैं। अंकिता वर्तमान में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में मुंबई में तैनात हैं। उनके पति भी महाराष्ट्र कैडर में आईपीएस हैं। तो वहीं अंकिता की छोटी बहन वैशाली ने भी 21वीं रैंक हासिल करी है। दूसरी ओर कानपुर की बेटी दिव्या मिश्रा ने आईपीएस बनकर माता पिता का मान बढ़ाया। दिव्या की ऑल इंडिया 28वीं रैंक आई है। बचपन से ही आईएएस बनने का सपना सच करने के लिए दिव्या ने दिन रात कड़ी मेहनत के साथ तीसरी बार में सफलता हासिल करी है। पिछली बार दिव्या ने यूपीएससी क्वालिफाई जरूर किया था, तब दिव्या की 312वीं रैंक आई थी और उसे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज मिला था। मेरी तरफ से अंकिता के लिए को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। उसने जो मेहनत की आज उसका फल उसके सामने है। इसके लिए मैं उसको बहुत आशीर्वाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि वो भविष्य में इसी तरह उन्नति करती रहे और देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे। ऐसा तो नहीं है कि हर सास अपनी बहू से लड़ती है, ये तो गलत कहना गलत होगा। बहुत सारी सासें हैं जो अपनी बहू के सफलता में काफ़ी योगदान देती हैं और उनको आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। और हम लोग पढ़े लिखे समाज को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। दिल्ली से राजधानी लखनऊ तक नेताओं का मिल मुलाकात का दौर भी जारी है। ताजा मुलाकात बसपा के कद्दावर नेताओं की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हुई। बसपा से निष्कासित राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी है। बसपा के कद्दावर नेता रहे लालजी वर्मा और राम अचल की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दोनों नेताओं से मुलाकात की तस्वीर खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए साझा की। हालांकि ट्वीट में उन्होंने केवल इतना ही लिखा, लालजी वर्मा और राम अचल राजभर से शिष्टाचार भेंट, लेकिन इसे शिष्टाचार भेंट से ज्यादा बढ़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सपा की ताकत में भारी इजाफा हो सकता है। तो कृषि कानूनों में एमएसपी की मांग, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के विरोध में 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बंद का ऐलान कर रहे संगठनों ने दावा किया है कि इसका असर पूरे देश में देखने को मिलेगा। 15 राज्यों में पूर्णबंदी रहेगी। भारत बंद के बाद बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करने की योजना है। यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड और कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ ये संगठन मोर्चा खोलेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार ने बताया कि 15 राज्यों में बंद की पूरी तैयारी हो चुकी है। तहसील से लेकर जिला, राज्य स्तर पर
किसानों, ट्रेड यूनियनों और नौजवानों सहित अन्य सभी जन संगठनों की बैठक संपन्न हो चुकी है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर में पूर्ण रूप से बंदी की पूरी संभावना है। तो वहीं लखनऊ में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को आपको बता दें कि एलाइजा जांच में 12 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि अस्पतालों की ओपीडी में 26 बुखार पीड़ितों की कार्ड जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। उधर 44 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं। बलरामपुर अस्पताल की तरफ से कार्ड जांच में पॉजिटिव 12 मरीजों के नमूने स्वास्थ्य विभाग की स्टेट लैब में भेज दी गए। सिविल अस्पताल की ओपीडी में कार्ड जांच में 1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। इमरजेंसी ओपीडी में 4 मरीज पॉजिटिव आए हैं। हालांकि सभी मरीज घर पर रुककर अपना इलाज करवा रहे हैं। लोकबंधु अस्पताल की ओपीडी में 3 बुखार के मरीजों की कार्ड जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि कार्ड जांच में पुष्टि के बाद नमूनों को स्टेट लैब में भेजा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रामलला के अभिन्न मित्र घोषित त्रिलोकीनाथ पांडे का कल आकस्मिक निधन हो गया। उनकी उम्र करीबन 75 साल के करीब थी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में शाम 7:30 बजे अंतिम सांस ली। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बलिया में जन्मे त्रिलोकीनाथ पांडे बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए थे और 1972 में संघ के जिला प्रचारक और संगठन की ओर से 1989 में विश्व हिंदू परिषद के संगठन में मंत्री भी बने। वो संगठन की ओर से रामलला के सिविल और सीबीआई के मुकदमों की पैरोकारी करते थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल आज से प्रदेश में रोजगार गारंटी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा उत्तराखंड की सभी सदर विधानसभाओं में जाएगी। इसका उद्देश्य अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी योजना को घर घर पहुंचाना है। पहले चरण में यात्रा को हरी झंडी प्रदेश के बेरोजगार दिखाएंगे। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दी है। रोजगार गारंटी यात्रा के तहत 300 नुक्कड़ नाटक और सभी विधानसभाओं में रोड शो किए जाएंगे। पहले चरण में 25 सितंबर को नैनीताल, 26 सितंबर को भीमताल, 27 सितंबर को रानीखेत, 28 सितंबर को सल्ट, 29 सितंबर को द्वाराहाट, 19 सितंबर को द्वाराहाट और 1 अक्टूबर को अल्मोड़ा, कपकोट और 3 अक्टूबर को बागेश्वर में यात्रा निकाली जाएगी। तो रोजगार गारंटी यात्रा का आगाज नैनीताल से आज होगा। सभी विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा आम आदमी पार्टी की निकलेगी और पहले दिन नैनीताल में जब इस यात्रा का आगाज हो रहा है तो बेरोजगार खुद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। आज हो सकती है विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन की घोषणा। विधान परिषद में 4 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, संजय निषाद का नाम सूत्रों के हवाले से आगे चल रहा है। पूर्ण पिछड़े वर्ग से भी एक सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये, आज विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन की घोषणा हो सकती है। विधान परिषद में 4 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि यूपी में गठबंधन की सियासत जोर पकड़ रही है। लखनऊ दौरे पर आए यूपी चुनाव प्रभारी और संजय निषाद ने आज जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इस दौरान अपने गठबंधन का ऐलान भी उन्होंने किया। लेकिन अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के किसी तरह की बात तय नहीं हुई है और न ही ये बात सामने आई है।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सूबे में अलग अलग जातियों को साधने के लिए सपा और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल हर संभव कोशिश में जुटे हैं। ये छोटी जातियां संख्या कम होने की वजह से अकेले दम पर भले ही सियासी तौर पर खास प्रभाव न दिखा सके, लेकिन किसी बड़ी संख्या वाली जाति या फिर तमाम छोटी छोटी जातियां मिलकर किसी भी दल का राजनीति खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। इसी ताकतों के मद्देनजर यूपी के गठबंधन का ऐलान भी शुरू हो गया है। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर आए यूपी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के कील कांटों को दरकिनार कर बीजेपी के रास्ते को सुगम बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बीजेपी और निषाद पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों ने फिर से एक बार एक साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही ये भी बताया कि दोनों पार्टियों के अलावा इस गठबंधन में अपना दल भी गठबंधन में शामिल होगा। जब भी मैंने कहा था मैं आप लोगों को मिलके ही जाऊंगा, आज एक सुखद संजोग है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बड़े मान मनोबल और जद्दोजहद के बाद बीजेपी की इस औपचारिक घोषणा के अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा निषाद पार्टी की भी मंजूरी है। इस बात पर भी मुहर लगाई गई। फिर 2022 के लिए दोनों दल मिलकर ताकत के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के रास्ते पर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। यूपी में इन दिनों सभी राजनीतिक दल छोटी छोटी जातियों के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए उनके समाज की पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया, तो वहीं सपा ने भी महान दल, जनवादी पार्टी और आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। यूपी में ओबीसी समुदाय के बड़े हिस्से को अपने पाले में करने के लिए भी राजनीतिक पार्टियां जमीन पर उतरकर सियासी यात्राओं में जमकर पसीना बहा रही हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।